इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो, लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना पड़ता है एरोड्रम। एरोड्रम थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है अशोकनगर, और इसी अशोकनगर इलाके का रहने वाला ऋषि ठाकुर। ऋषि की पत्नी का नाम है सरिता ठाकुर। ऋषि की एक ही बेटी जिसका नाम है इशिका। इशिका जो अपने ही इलाके से स्टडी करती है। ऋषि ठाकुर जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी सरिता ठाकुर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती है। बात कर रहा हूँ मैं 9 सितंबर 2023 की करीब 11 बजे के आसपास, जब इशिका अपने कोचिंग के लिए निकल जाती है। उस वक्त उसके पिता भी अपनी ड्यूटी के लिए जा चुके थे। पर जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है, इशिका के नंबर पे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ सरिता ने ही किया था, जिसमें सरिता ने लिखा था कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, कुछ लोग घर में ज़बरदस्ती घुस आए हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इशिका जैसी इस तरह का मैसेज पढ़ती है, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और वहाँ से भागते दौड़ते अपने घर पे पहुँचती है। लेकिन इशिका जब अपने घर पे पहुँचती है तो देखती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। इशिका दरवाज़ा खोल करके जब घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल घर के अंदर एक नहीं दो डेड बॉडीज पड़ा था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि इशिका की ही माँ सरिता ठाकुर थी। दूसरा उसमें जो पुरुष था उसका नाम है रवि ठाकुर। रवि ठाकुर जो नंदानगर का इशिका का ही फैमिली फ्रेंड है। इशिका जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ सरिता के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चलाया गया था। दरअसल दोनों की डेड बॉडीज़ पे कोई कपड़ा भी नहीं था, पूरे फर्श पे खून भी बिखरा था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलता है। पुलिस जब इस बारे में इशिका से पूछताछ करती है तो इशिका अपना मोबाइल पुलिस को थमा देती है, जिसमें जो उसकी माँ ने मैसेज किया था पुलिस उस मैसेज को पढ़ती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले एरिया के तमाम सीसीटीवी को चेक करती है। पुलिस लगभग 50 सीसीटीवी खंगालती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस जब सरिता के साथ साथ रवि ठाकुर दोनों के ही मोबाइल के बारे में पता करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के ही मोबाइल कहीं गायब हो चुका है। पुलिस जब दोनों के नंबर पर फ़ोन करती है तो दोनों का नंबर भी लगातार स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अब सरिता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे सरिता ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ममता के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये ममता कोई और नहीं बल्कि सरिता के ही पड़ोस की रहने वाली है। पुलिस जब रवि ठाकुर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो रवि ठाकुर के भी कॉल डिटेल्स में ममता का नंबर मिल जाता है, जिसकी वजह से अब पुलिस को कहीं ना कहीं ममता के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ ममता के घर पे जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ ममता के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि ममता अपने पति के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। ममता के पति का नाम है नितिन। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं, पुलिस को अब कहीं ना कहीं ममता के ऊपर गहरा शक चला जाता है कि शायद ममता दोनों की हत्या के बारे में कुछ न कुछ जानती है। इसलिए पुलिस अब ममता की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। 2 दिन का समय तो गुजरता है, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद
पुलिस को कामयाबी भी मिलती है और देवनगर से रात्रि के वक्त पुलिस ममता और उसके पति नितिन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। और फिर पुलिस सबसे पहले ममता से सरिता और रवि ठाकुर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ममता भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन ममता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। रवि ठाकुर जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। रवि ठाकुर के पास सरवटे बस स्टैंड के पास अपना खुद का 3 होटल है, जिस होटल से रवि ठाकुर अच्छा खासा पैसा कमाता है। इधर सरिता ठाकुर जो अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती है, ठीक ठाक पैसा भी कमाती है, लेकिन उसके ब्यूटी पार्लर में जो महिलाएं आती है सरिता उन महिलाओं को बेहतर तरीके से जानती भी है। दरअसल रवि ठाकुर और सरिता के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चलता है। रवि ठाकुर के पास इतना काफ़ी पैसा होता है कि वो सरिता के ऊपर भी ढेरों सारी दौलत लुटाता है। रवि ठाकुर सिर्फ अपने होटल से ही पैसा नहीं कमाता है बल्कि ब्याज पे भी पैसा चलाता है और ये ब्याज का सारा काम सरिता संभालती है। दरअसल सरिता के ब्यूटी पार्लर में जब महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं के पास जब पैसे नहीं होते हैं, सरिता से जब डिमांड करती है, सरिता उन महिलाओं को लेकर के रवि ठाकुर के पास जाती है और रवि ठाकुर से ब्याज पे पैसे दिलवा देती है। इसीलिए सारा ब्याज का काम सरिता ही संभालती है। लेकिन इधर रवि ठाकुर और सरिता के बीच में प्रेम प्रसंग जब शुरू होता है, इस बात की जानकारी सरिता के पति ऋषि को कभी मालूम नहीं चलता है। इधर रवि ठाकुर सरिता से इस कदर से मोहब्बत करने लगता है कि अब रवि ठाकुर का मैक्सिमम समय सरिता के ही घर पे व्यतीत होता है। इधर सरिता के ही पड़ोस के रहने वाली ममता जब एक दिन सरिता के ब्यूटी पार्लर में जाती है, पहली बार जब दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों की बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से ममता और सरिता के बीच में दोस्ती हो जाती है। पर एक दिन जब ममता के पास भी पैसे नहीं होते हैं, पैसों की जब उसे ज़रूरत होती है, ममता अपने दोस्त सरिता के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे पैसे मांगती है। पैसे की जब डिमांड करती है, सरिता ममता को जवाब देती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आओ। ममता जब सरिता के पास जाती है, सरिता ममता को लेकर के सीधे रवि ठाकुर के पास होटल में पहुंच जाती है और रवि ठाकुर से ब्याज पे पैसे दिलवा देती है। लेकिन रवि ठाकुर जब पहली बार अपने सामने ममता को देखता है तो ममता की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल पहली नज़र में ही रवि ठाकुर की ममता को देखकर अपनी नीयत खराब हो जाती है। ममता को पैसा तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ ममता का मोबाइल नंबर भी ले लेता है। उसके बाद से पैसा लेने के बहाने अक्सर ममता के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे हंसी मजाक करने लगता है। बार बार उसे हाल चाल भी पूछता है। रवि ठाकुर जब ममता से हाल चाल पूछता है, ममता भी काफ़ी खुश होती है कि इतना बड़ा आदमी उसके पास फ़ोन करता है। इधर रवि ठाकुर को जैसे ही पूरा यकीन हो जाता है कि ममता उसकी बातों में आ चुकी है, एक दिन रवि ठाकुर ममता को अपने होटल में बुलाता है और उसके साथ अवैध संबंध बना लेता है। हालांकि पहली बार जब ममता के साथ में अवैध संबंध बनाता है, ममता भी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन ममता जब वहाँ से वापस आ जाती है, इधर रवि ठाकुर को ममता की लत लग जाती है। दरअसल उसके बाद से अब रवि ठाकुर अक्सर ममता के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे अपने होटल में बुलाने लगता है। जब आने के लिए इनकार करती है तो अपने पैसे का डिमांड करता है। पैसे जब नहीं दे पाती है तो उसे तरह तरह की धमकी देने लगता है। मजबूर होकर आखिरकार ममता को रवि ठाकुर के पास जाना पड़ जाता है। ये सिलसिला जब चलना शुरू होता है, ममता अब रवि ठाकुर से काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन रवि ठाकुर जब ममता के नंबर पर फ़ोन करता है, उसे मिलने के लिए होटल में बुलाता है। ममता रवि ठाकुर को साफ मना कर देती है, लेकिन ममता जैसे ही इनकार कर देती है, इधर रवि ठाकुर ममता के व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजता है। ममता जब उस वीडियो को देखती है तो देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि ममता और रवि ठाकुर नग्न अवस्था में थे। दरअसल ये वही वीडियो था जब दोनों का मिलन रवि ठाकुर के होटल में हुआ था। जैसे इस तरह का वीडियो देखती है, देख करके एकदम से डर जाती है। तभी तुरंत थोड़ी देर बाद इधर रवि ठाकुर ममता के नंबर पर फ़ोन करता है। कहता है कि अब तुम मेरे पास आओगी या फिर ये वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूं। जैसे इस तरह की बातें कहता है, ममता इस प्रकार से डर जाती है कि आखिरकार मजबूर होकर रवि ठाकुर की बात मान लेती है। दरअसल रवि ठाकुर अब उस वीडियो को दिखाकर ममता को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है।
लेकिन इस तरह का जब सिलसिला शुरू होता है, एक दिन ममता अपनी सहेली सरिता के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। जब सारी सच्चाई बताती है तो सरिता उल्टा ही ममता को धमकी देते हुए कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें रवि ठाकुर से नहीं मिलना है तो तुम उसके सारे पैसे वापस कर दो, क्योंकि इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इधर ममता के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है। ममता को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी सहेली ने उसके साथ चीट किया है। इसीलिए जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, एक दिन हिम्मत जुटा करके वो वीडियो ममता खुद अपने पति को दिखा देती है और अपने पति से सारी सच्चाई भी बता देती है। इधर नितिन को जब अपनी पत्नी और रवि ठाकुर के सच्चाई मालूम चलता है, इसी बात को लेकर के नितिन और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, ममता कैसे भी करके अपने पति को समझाने में कामयाब हो जाती है कि इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है, बल्कि इस जाल में खुद मेरी फ्रेंड ने मुझे फंसा दिया है और मैं किसी भी तरीके से इससे निकलना चाहती हूँ। जैसे इस तरह की बातें कहती है, नितिन भी अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ कर देता है और फिर दोनों बैठ कर के रास्ता निकालते हैं कि कैसे करके रवि ठाकुर के पैसे भी ना वापस करना पड़े और उसे छुटकारा भी मिल जाए। दोनों काफ़ी देर तक जब बैठ कर के बातचीत करते हैं, आखिरकार निष्कर्ष निकालते हैं कि क्यों ना रवि ठाकुर को इस दुनिया से हटा दिया जाए। नितिन जब रवि ठाकुर को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, ममता अपने पति से कहती है कि इस दुनिया से सिर्फ रवि ठाकुर ही नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ सरिता भी जाएगी। दरअसल ममता और उसका पति नितिन दोनों मिलकर के सरिता और रवि ठाकुर दोनों को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देते हैं। उसके बाद से ममता रवि ठाकुर का फ़ोन आने का इंतजार करने लगती है। 9 सितंबर 2023 को रवि ठाकुर सुबह सुबह ममता के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए अपने होटल में बुलाता है। ममता रवि ठाकुर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं होटल में नहीं आ पाऊंगी, अच्छा होगा तुम सरिता के घर पे पहुंच जाओ। रवि ठाकुर सरिता के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे पहले भी कई बार सरिता के घर पे जा चुका था। इधर जैसे ही रवि ठाकुर सरिता के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, ममता ये सारी बातें अपने पति को बता देती है। साथ ही साथ करीब 10 बजे के आसपास सरिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे रवि ठाकुर के साथ आ रही हूँ, हम दोनों की वहीं पे मुलाकात होगी। जैसे ही वहाँ पे आने की बात कहती है, इधर सरिता भी जब उसका पति ड्यूटी के लिए निकल जाता है, करीब 11 बजे के आसपास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज देती है। करीब 11:30 बजे के आसपास इधर ममता अपने पति को लेकर सरिता के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन ममता जब अपने पति को लेकर सरिता के घर पे पहुंचती है, उसके पति को सामने देखकर सरिता एकदम से चौंक जाती है। ममता से सवाल करती है कि तुम यहाँ पे रवि ठाकुर से जब मिलने के लिए आई हो तो अपने पति को साथ लेकर क्यों आई हो। इस पे ममता सरिता को समझाते हुए कहती है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। जैसे ही थोड़ी देर में जाने की बात कहती है, ये सुनकर सरिता भी खुश हो जाती है। कहती है कि तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सरिता किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन सरिता जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है, इधर नितिन दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है, अपनी पत्नी को लेकर किचन में पहुंच जाता है और किचन से ही एक तेज़धार हथियार उठा करके सरिता के ऊपर कई बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से सरिता की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से नितिन आकर फिर से दरवाज़ा खोल देता है और सरिता के ही कमरे में बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। इधर ममता आगे के कमरे में जाकर बैठकर रवि ठाकुर का आने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही थोड़ी देर में वहाँ पर रवि ठाकुर पहुँचता है, आगे के ही कमरे में ममता रवि ठाकुर को रोक लेती है और अपने बाहों में पकड़ लेती है। रवि ठाकुर जब सरिता के बारे में पूछताछ करता है तो ममता उसे समझाते हुए कहती है कि दरअसल सरिता मार्केट गई है, वो बोली है कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी, तब तक तुम दोनों मौज मस्ती करो। जैसी इस तरह की बातें कहती है सुनकर रवि ठाकुर भी काफ़ी खुश हो जाता है और सामने के ही कमरे में दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इधर ममता धीरे धीरे रवि ठाकुर के सारे कपड़े उतार देती है। जैसे ही सारे कपड़े उतार देती है, रवि ठाकुर ममता के भी कपड़े उतारने की बात कहता है। ममता उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे आँख पे पट्टी बांध देती हूँ, उसके बाद मैं सारे कपड़े उतार देती हूँ। रवि ठाकुर भी ममता की बात मान लेता है और अपने आँख पे पट्टी बंधवा लेता है। ममता जैसे ही रवि ठाकुर के आँख पे पट्टी बांध देती है,
तभी उसी वक्त उसका पति नितिन अपने हाथ में उस तेज़धार हथियार लेकर कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसी तेज़धार हथियार से दोनों मिलकर रवि ठाकुर के ऊपर भी कई बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से रवि ठाकुर की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों मिलकर के रवि ठाकुर की डेड बॉडी को वहां से घसीट करके बाहर लेकर आते हैं। उधर से जा करके सरिता की भी डेड बॉडी को किचन से खींचकर बाहर लाते हैं और दोनों को एक जगह पे रख देते हैं। सरिता की भी डेड बॉडी से सारे कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद से दोनों का मोबाइल ले लेते हैं। ममता सरिता के ही मोबाइल से उसकी बेटी इशिका के नंबर पर मैसेज करती है और ये लिखती है कि कुछ लोग घर में ज़बरदस्ती घुस आए हैं और वे लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ममता ये मैसेज इशिका के नंबर पर सिर्फ इसलिए भेजती है ताकि किसी का उन दोनों के ऊपर शक न जाए। उसके बाद से ममता और उसका पति दोनों का मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। बाहर से दरवाज़ा लगाकर दोनों ही मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में ममता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस ममता के ही तहरीर पर उसके पति नितिन को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब रवि ठाकुर के मोबाइल को चेक करती है तो उसके गैलरी में कई सारे अश्लील वीडियो मिलता है। दरअसल उन वीडियोज़ में कई सारे महिलाएं तो होती है, लेकिन सभी महिलाओं के साथ सिर्फ रवि ठाकुर ही होता है और वो सारा वीडियो कहीं और नहीं बल्कि रवि ठाकुर के ही होटल में शूट हुआ था। पुलिस जैसे ही इस तरह का वीडियोज़ वगैरह देखती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ रवि ठाकुर के होटल में जाती है और जाकर होटल के कमरे को चेक करती है, जिसमें पुलिस को कई सारे हिडन कैमरा भी मिलता है। दरअसल रवि ठाकुर जिन महिलाओं को ब्याज पे पैसा देता है, जो महिलाएं उसका पैसा वापस नहीं कर पाती है, सरिता के ही माध्यम से उन महिलाओं को अपने होटल में बुलाता है और उनके साथ अवैध संबंध बनाता है। साथ ही साथ उसी हिडन कैमरा से उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। रवि ठाकुर बड़े ही मज़े में अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन आखिरकार एक दिन रवि ठाकुर को अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सुमित कुमार। सुमित कुमार जो बिजनौर ज़िला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं विक्की कालिया। विक्की कालिया जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं किशन भाई। किशन भाई की पत्नी का नाम है पवन राजवाड़े। इन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया है, लेकिन मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिर कल मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।